हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम चैप्टर 1 यानी कि जो हमारा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो हम आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जो हमारा चैप्टर है, इसमें हमने आपको लगभग 13 से 14 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है और लगभग सभी टॉपिक हमने आपको क्लियर करा दिया। अभी तक आप यदि नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले यदि बात करते हैं पुष्पीय पादपों में जो हमारा लैंगिक जनन है, इसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं, अधिकतर क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी भी एक आवृत्तबीजी पादप में जो कार्यशील गुरु बीजाणु होते हैं उनमें से किसका विकास होता है। मतलब जो कार्यशील या एक्टिव माइक्रोस्पोर एक्टिव मेगास्पोर, या आप कह सकते हैं जिसको क्रियाशील या कार्यशील गुरु बीजाणु से किसका निर्माण होता है, मतलब क्या विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका भ्रूण कोष। क्या हो जाएगा भ्रूण कोष। आपने मादा युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ा है, उसमें आपने क्या देखा था कि एक हमारे पास क्रियात्मक गुरु बीजाणु थी और इसी एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से ही आगे चल के किसका निर्माण हो रहा था, एक परिपक्व भ्रूण कोष का निर्माण हो रहा था, यानी एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हो रहा था। तो यहां पे भ्रूण कोष ऑप्शन दिया गया है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद। तो आपको याद रखना है कि कार्यशील गुरु बीजाणु से यानी क्रियात्मक गुरु बीजाणु से किसका निर्माण होता है, तो भ्रूण कोष का निर्माण होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, परागकण में उपस्थित छोटी कोशिका जो कि तर्क रूप तथा घने जीव द्रव्य वाली होती है, इसको हम क्या कहेंगे। देखिए हमने जब पढ़ा था क्या मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट पढ़ा था, उसमें हमने देखा था नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। तो हमने क्या देखा था कि जो हमारा परागकण था उसके अंदर 2 केंद्रक बन गए थे। हमारा जो परागकण था उसके अंदर 2 केंद्रक बन गए थे। एक हमारा कौन सा केंद्रक था, जनन केंद्रक, और दूसरा क्या था, कायिक केंद्रक। तो जनन केंद्रक के चारों तरफ एक कोशिका बन गई थी जिसको हम जनन कोशिका बोलते थे, और एक क्या थी हमारी कायिक कोशिका। तो जनन कोशिका फिर आपने देखा था कि ये तर्कुकार रूप धारण कर लेती है जिसके अंदर जीव द्रव्य भरा होता है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा गया कि परागकण में उपस्थित छोटी कोशिका, मतलब परागकण में जो दोनों कोशिकाएं हैं उसमें से जो छोटी वाली कोशिका होती है वो कौन सी होती है, जनन कोशिका होती है। क्या होती है, जनन कोशिका होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी पौधे में परिपक्व भ्रूण कोष में होती है 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक, या 9 कोशिकाएं 7 केंद्रक, 3 कोशिकाएं 3 केंद्रक, या 2 कोशिकाएं 2 केंद्रक। तो हमने जब आपको भ्रूण कोष की संरचना पढ़ाई है तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा एक परिपक्व भ्रूण कोष होता है उसमें इस प्रकार से टोटल 7 कोशिकाएं होती है। कितनी कोशिकाएं होती है, 7 कोशिकाएं होती है और 8 केंद्रक होते हैं। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो किसी भी प्रारूपिक आवृत्तबीजी पौधा है तो उसमें जो भ्रूण कोष होता है वो हमेशा याद रखना है 7 कोशिकाओं वाला होता है और 8 केंद्रक वाला होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन होता है। मतलब यहां पे 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं किसी भी प्लांट के। आपको यह बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा पौधा है जिनमें अपने पूरे के पूरे लाइफ स्पैन में, पूरे के पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग की प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांस की जो स्पीसीज है। हमने आपको क्या बताया था कि बांस का पौधा जो होता है ये एक्चुअल में होता है बहुवर्षीय पादप। कैसा होता है, बहुवर्षीय पादप। ये बहुवर्षीय पादप में एक अपवाद था। क्या था, अपवाद यानी कि एक्सेप्शन था। सभी बहुवर्षीय जो पादप होते हैं उनमें कई बार पुष्पन की क्रिया होती है, लगभग हर साल पुष्पन होता है और फल लगने की प्रक्रिया होती है। लेकिन जो बांस का पौधा होता है ये पूरे जीवन काल में केवल और केवल एक ही बार इसमें पुष्पन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद फिर ये बांस का प्लांट ग्रोथ करना बंद कर देता है। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बांस स्पीसीज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने आपको बताया था, ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। तो द्विनिषेचन यानी कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये केवल और केवल किसका लक्षण है, तो आवृत्तबीजी पादपों का, यानी कि जो भी एंजियोस्पर्म प्लांट है उनका इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा करेक्ट।
अगला क्वेश्चन है, बीज में अपशिष्ट बीजांड काय को क्या कहा जाता है? देखिए जो बीज होता है, बीज के अंदर अगर कोई अपशिष्ट बीजांड काय यानी कि न्यूसेलस बच जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परिभ्रूणपोष। क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का अनिवार्य चक्र है। तो देखिए जब हमने आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर कराई थी, हमने आपको बताया था कि जो बाएं दलपुंज और दलपुंज होते हैं ये किसी भी पुष्प के सहायक चक्र होते हैं, जबकि जो पुमंग व जयांग होते हैं ये किसी भी पुष्प के आवश्यक चक्र होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, कैप्सेला के परागकण होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैप्सेला का जो प्लांट होता है इसके परागकण यानी कि पोलन ग्रैंड किस प्रकार से होते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइकोप्लेट। ट्राइकोप्लेट का मतलब क्या है? तो ट्राइकोप्लेट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई परागकण की संरचना है। इस परागकण की संरचना में आपने क्या देखा था कि एक जर्मपोर होता है। क्या होता है? जर्मपोर। जर्मपोर। तो अगर किसी भी परागकण में 3 जर्मपोर उपस्थित हैं तो उसे हम कहते हैं ट्राइकोप्लेट। तो कैप्सेला के प्लांट के अंदर आप देखेंगे कि जो परागकण होता है वो कैसा होता है? ट्राइकोप्लेट होता है। मतलब कैप्सेला का जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर 3 जगह जगह क्या होते हैं? जर्मपोर पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर 3 जर्मपोर उपस्थित हैं किसी भी परागकण में तो उसे हम बोलते हैं ट्राइकोप्लेट। तो कैप्सेला के परागकण कैसे होते हैं? ट्राइकोप्लेट। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पादपों का जो लघु बीजाणु पर्ण है क्या कहलाता है? मतलब लघु बीजाणु पर्ण हम किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है किसे कहते हैं? हम पुंकेसर को कहते हैं। पुंकेसर यानी कि जो स्टेमेन होता है, स्टेमेन को हम क्या कहते हैं? स्टेमेन को हम कहते हैं लघु बीजाणु पर्ण। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पोरोपोलेनिन किसमें पाया जाता है? वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोरोपोलेनिन, हमने आपको परागकण की संरचना बताई है जिसमें हमने आपको क्या बताया था कि जो परागकण की बाएं भित्ति होती है किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और किसी भी परागकण की जो बाएं भित्ति होती है वो क्या कहलाती है? बाएं चोल कहलाती है। यानी बाएं चोल में ही क्या पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि परागकण की जो बाहरी भित्ति होती है वो बनी किसकी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। यानी बाहरी भित्ति या बाएं चोल में उपस्थित होता है स्पोरोपोलेनिन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बाह्य बीज चोल कहलाता है। तो देखिए बाह्य बीज चोल कौन सा कहलाता है? समझिए यहां पे हमने आपको बीज की संरचना पढ़ाई। बीज की संरचना में आपने क्या देखा कि जो बीज का कवच होता है जिसको हम बीज चोल या बीजावरण कहते हैं। तो बीज चोल में आप देखेंगे जो बाहर वाला छिलका होता है, छिलके को बाहर से जब हम देखेंगे तो बाहरी छिलके को हम क्या बोलेंगे? बाहरी छिलका जो होता है वो कहलाता है आपका बाह्य बीज चोल। तो जो बाह्य बीज चोल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टेस्टा। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टेस्टा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, टेस्टा। अगला क्वेश्चन है, बीजांड की कौन सी संरचना द्विगुणित होती है? यानी कि डिप्लॉइड आपसे स्ट्रक्चर पूछा गया है। ओब्यूल का ऐसा कौन सा पार्ट है, बीजांड की ऐसी कौन सी संरचना है जिसके अंदर आपको डिप्लॉइड गुणिता देखने को मिलती है, यानी सूत्र गुणिता आपको डिप्लॉइड देखने को मिलती है? तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं बीजांड काय की, तो देखिए बीजांड काय भी कैसा होता है? ये भी डिप्लॉइड होता है। इसके बाद जो अध्यावरण या इंटीग्यूमेंट होता है ये भी क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। अब द्वितीयक केंद्रक जो होता है, चूंकि द्वितीयक केंद्रक 2 ध्रुव केंद्रक के मिलने से बनता है, यानी 2 ध्रुव केंद्रक मिलेंगे तो ये भी डिप्लॉइड होगा। तो कुल मिला के आपका ऑप्शन नंबर जो 4th है ये क्या होगा? आपका राइट आंसर। ये तीनों ही तीनों कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। तो आपको याद रखना है उपरोक्त सभी यहां पे हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यानी पॉली एम्ब्रियोनी। अगर मान लीजिए किसी एक ही बीज से बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो जाता है या एक बीज से एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे हम आनुवांशिक रूप से क्या कहते हैं? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरते हैं तो आपने देखा था कि इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जिटेनोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिटेनोगेमी। अगर किसी एक ही पौधे में एक पुष्प से परागकण निकले
और उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पे गिरता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जिटेनोगेमी। तो यह एक प्रकार का परपरागण ही होता है। अगर हम इसे आनुवांशिक रूप से देखें तो यह एक प्रकार का परपरागण है। तो परपरागण का दूसरा नाम क्या होता है? एलोगेमी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यहां पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं जिटेनोगेमी तो ऑप्शन में है नहीं और पूछा गया आनुवांशिक रूप से कहते हैं, तो ये भले ही स्वपरागण होता है एक प्रकार का, लेकिन ये आनुवांशिक रूप से क्या होता है? परपरागण होता है। तो आपको याद रखना है एलोगेमी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीजांड द्वार से अगर मान लीजिए पराग नलिका का प्रवेश होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो तीनों ही चीजें आपको याद रखनी है कि कभी भी अगर बीजांड द्वार से पराग नलिका का प्रवेश होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पोरोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम पोरोगेमी बोलते हैं। अगर मान लीजिए अध्यावरण से होकर पराग नलिका या पोलन ट्यूब जो है प्रवेश कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं मीसोगेमी। वहीं अगर निभाग या चलाजा वाले भाग से मान लीजिए पराग नलिका प्रवेश कर रही है बीजांड में तो उसे हम क्या बोलेंगे? चलाजोगेमी। तो इस प्रकार से तीनों आपको याद रखना है। तो जब भी बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल सिरे से अगर पराग नलिका प्रवेश करती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? पोरोगेमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हरे नारियल का तरल भाग क्या है? मतलब जो हरी नारियल होती है, कच्ची नारियल होती है, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो तरल भाग होता है, जो पीने वाला भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो वो होता है एक प्रकार का भ्रूणपोष। क्या होता है? भ्रूणपोष होता है, यानी कि एंडोस्पर्म होता है। अगला क्वेश्चन है मक्के के दाने के भीतर एल्यूरान परत विशेषकर किससे भरपूर होती है? तो हमने आपको बताया था, जब भी हमने एक बीजपत्री बीज की संरचना आपको बताई थी मक्के की, उसमें हमने बताया था कि जो मक्का होता है, मक्के के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है। मतलब जो मक्के का भ्रूणपोष होता है उसके चारों तरफ क्या होती है? एक परत पाई जाती है जिसको हम एल्यूरान परत बोलते हैं। तो वो जो एल्यूरान परत होती है किससे बनी होती है? प्रोटीन युक्त होती है। कैसी होती है? प्रोटीन युक्त होती है। अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन के समय भ्रूणपोष का निर्माण किससे होता है? तो आपको बताना है कि द्विनिषेचन के समय जो भ्रूणपोष यानी कि जो एंडोस्पर्म जो कि त्रिगुणित होता है, इसका निर्माण किसमें से होता है? तो आप देख सकते हैं यहां पे 2 ध्रुव केंद्रक व 1 नर युग्मक। अगला ऑप्शन है 1 ध्रुव केंद्रक व 1 नर युग्मक। फिर है अंड कोशिका और नर युग्मक। तो आपको पता है कि ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि अंड कोशिका अगर नर युग्मक के साथ मिलेगी तो क्या बनाएगी? डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगी। और अगर 2 ध्रुव केंद्रक 2 नर युग्मक के साथ तो कभी मिलेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि 1 ध्रुव केंद्रक व 1 नर युग्मक, ये तो हमने कहीं पे देखा ही नहीं है कि 1 नर युग्मक जो है ध्रुव केंद्रक से मिले 1 ध्रुव केंद्रक से। तो कुल मिलाकर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, क्योंकि इसमें 2 ध्रुव केंद्रक होते हैं जो कि मिलकर के द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं, और वही द्वितीयक केंद्रक जब 1 नर युग्मक से मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करेगा, जिससे हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और फिर वही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से किसका निर्माण हो जाएगा? भ्रूणपोष का निर्माण हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला नंबर है साइट्रस में अपस्थानिक भ्रूणता किस कारण से होती है? साइकस में जो अपस्थानिक भ्रूणता होती है, तो आपको बताना है किस कारण से होती है। तो साइट्रस में जो अपस्थानिक भ्रूणता होती है वो किसके कारण से होती है? किसके कारण से होती है आपको यहां पे बताना है। कोई भी साइट्रस का यानी कि नींबू का पौधा है उसमें जो अपस्थानिक भ्रूणता होती है। अब अपस्थानिक भ्रूणता हम किसको कहेंगे? अपस्थानिक भ्रूणता का मतलब होता है कि कोई भी मान लीजिए अगर बीजांडकाय है, अगर बीजांडकाय की कोशिकाओं से अगर भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। तो यहां यानी यहां पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बीजांडकाय क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन के समय, ये तो हो चुका हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा आवृत्तबीजी का भ्रूणपोष है। कोई भी जो आवृत्तबीजी पौधा होता है उसमें भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म कैसा होता है? तो एंडोस्पर्म हमेशा कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। इसको हमने आपको कई बार बता चुका है। अगला क्वेश्चन है आवृत्तबीजी पादपों में पराग नलिका युग्मकों को किसमें मुक्त करती है? देखिए जो आवृत्तबीजी पादप होते हैं, पराग नलिका जब अंदर जाती है बीजांड के अंदर तो ये क्या करती है? युग्मकों को किसमें मुक्त करती है? तो ये जाकर के बीजांड के अंदर जाएगी। बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश होता है भ्रूणकोश में जाती है, और सबसे पहले जो सहायक कोशिकाएं होती है, कहां? सहायक कोशिकाओं के अंदर पराग नलिका क्या कर देती है? जो भी युग्मक होते हैं दोनों के दोनों मेल गैमीट उनको मुक्त कर देती है। तो यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है किसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं?
ऐसा कौन सा पुष्प है, कौन सा प्लांट है जिसके पुष्प कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खीरा यानी कि कुकुम्बर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि मक्के के दाने में बीज पत्र को क्या कहते हैं? अब चूंकि मक्का का जो पौधा होता है वो कैसा होता है? एक बीजपत्री पौधा होता है, मोनोकाट प्लांट होता है। तो हमने क्या बताया है कि अगर एक बीजपत्री कोई पौधा है और उसका बीज पत्र है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। क्या बोलते हैं? एक बीजपत्री पौधों के अंदर जो बीज पत्र उपस्थित होता है उसको हम बोलते हैं स्कूटेलम। अगला क्वेश्चन है किसमें पुष्प एक लिंगी होते? ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनी है? मतलब ऐसा कौन सा फल है जिसका निर्माण अनिषेक फलन के द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा यहां पे? करेक्ट। क्योंकि जो केला का प्लांट होता है इसमें बीज नहीं होते हैं और बीज रहित फल का निर्माण किसके माध्यम से होता है? तो अनिषेक फलन के माध्यम से, यानी कि बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनिषेक फलन। और अनिषेक फलन का सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है? केला। अगला क्वेश्चन है कुछ पादपों में जो मादा युग्मक होता है वो बिना निषेचन के ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, या इस घटना को क्या कहा जाता है? तो देखिए क्या कह रहा है कि कुछ जगह ऐसा होता है कि बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है, जो मादा युग्मक होता है किसमें बदल जाता है? भ्रूण में बदल जाता है, यानी कि एम्ब्रियो में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनिषेक जनन। क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहां पे हो जाएगा करेक्ट। मतलब किसी भी पादप के अंदर अगर बिना निषेचन के ही जो मादा युग्मक है अगर वो भ्रूण में बदल जाती है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनिषेक जनन। अगला क्वेश्चन है पराग कोश की जो आंतरिक भित्ति होती है जिसको हम टेपिडम बोलते हैं, इस टेपिडम का कार्य क्या होता है? तो इस टेपिडम का कार्य होता है जो विकसित हो रहा पराग कण होता है उसको पोषण प्रदान करने का काम किसका होता है? ये होता है टेपिडम का। तो टेपिडम का काम क्या होता है? पोषण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है फल भित्ति विकसित होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निषेचन के बाद कई सारे प्लांट के अंदर बदलाव आते हैं, मतलब जो फ्लावर होता है उसके अंदर कई सारे चेंजेस आते हैं। जो हमारा ओवरी होता है बदल जाता है किसमें? बदल जाता है फल में। जो हमारा ओव्यूल या बीजांड होता है वो बदल जाता है बीज में। और जो हमारे अंडाशय के चारों तरफ की भित्ति होती है यानी कि ओवरी की जो वाल होती है वो किसमें बदल जाती है? फल भित्ति यानी कि पेरिकार्प में बदल जाती है। तो फल भित्ति विकसित होती है किसमें से? तो आपको याद रखना है अंडाशय की भित्ति से विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? तो हमने आपको अभी बताया जस्ट कि द्विनिषेचन के बाद जो अंडाशय होता है किसमें बदल जाता है? फल में बदल जाता है। और जो बीजांड होता है किसमें बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। और जो अंडाशय की भित्ति थी वो बदल गई किसमें? फल भित्ति में। अगला क्वेश्चन है बीजांड में प्रवेश करने के लिए पराग नलिका का पथ होता है। तो अगर मान लीजिए बीजांड के अंदर प्रवेश करना है उसके लिए जो पराग नलिका का पथ होता है वो किस प्रकार से होगा? बीजांड के अंदर पराग नलिका अगर प्रवेश कर रही है तो वो अध्यावरण से होकर के भी प्रवेश कर सकती है, वो बीजांड द्वार से भी होकर के प्रवेश कर सकती है और चैलेजा से भी होकर के प्रवेश कर सकती है। मतलब तीनों अलग अलग जगह से पराग नलिका बीजांड के अंदर एंट्री कर सकती है। तो जब बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी कोई भी पराग नलिका तो उसे हम बोलते हैं पोरोगेमी। अध्यावरण से होकर के अगर प्रवेश करेगी कोई भी पराग नलिका तो उसे हम बोलते हैं मीसोगेमी। और अगर चलाजा से होकर के कोई भी पराग नलिका प्रवेश कर रही है तो उसे हम बोलेंगे चलाजोगेमी। यानी यहां पे ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त में से देखिए यहां पे आपका दिया गया है कोई नहीं, यहां पे उपरोक्त में से सभी होना चाहिए। इसको आप बना लेंगे क्या? इसमें आप बना लेंगे उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसमें आप उपरोक्त सभी बना लेंगे, चौथा नंबर जो है ऑप्शन, और ये हमारा सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी जो बीजांड में प्रवेश करने के लिए पराग नलिका का पथ होता है वो उपरोक्त में से सभी होता है, कहीं से भी पराग नलिका प्रवेश कर सकती है बीजांड के अंदर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है ध्रुवीय केंद्रक, मतलब जो ध्रुव केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई होता है तथा नर युग्मक के संयुग्मन का उत्पाद होता है। अब अगर ध्रुव केंद्रक तथा नर युग्मक आपस में संयोग करते हैं तो इसमें से कौन सा उत्पाद होता है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो जब ध्रुवीय केंद्रक जो होता है ये नर युग्मक के साथ संयुग्मन करता है तो इसमें से बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या बनता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अगर ये पूछा होता कि इस प्रक्रिया का नाम क्या है तो आपको बताना था त्रिक संलयन, लेकिन यहां पे पूछा गया है कि ध्रुवीय केंद्रक तथा
नर युग्मक के संयुग्मन का उत्पाद होता है, यानी क्या बनता है जब ध्रुवीय केंद्रक और नर युग्मक मिलते हैं। तो दो ध्रुव केंद्रक जब मिलेंगे एक नर युग्मक के साथ तो क्या बनाएंगे, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन किसका लक्षण होता है। तो आपको हमने पहले ही बता दिया, ये अवृत्तबीजी पादपों का लक्षण होता है। क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो चुका है वाला। अगला क्वेश्चन है बीजांड द्वार से पराग नलिका के प्रवेश को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपने देख चुका है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरोगैमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वे पुष्प जो कभी नहीं खुलते क्या प्रदर्शित करते हैं। तो जो पुष्प कभी भी नहीं खुलते हैं उनको हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है किसके परिपक्व बीज में भ्रूणपोष पाया जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरंडी, यानी कि जो कैस्टर का प्लांट होता है। कैस्टर के प्लांट में आप देखेंगे कि कैस्टर का प्लांट हालांकि डाइकाट प्लांट होता है, और डाइकाट प्लांट में हमने आपको बताया था कि भ्रूणपोष जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो ये डाइकाट प्लांट के अंदर डाइकाट जो सीड होती है, जो द्विबीजपत्री पौधा है उसका जो बीज होता है, या आप ये कह सकते हैं जो द्विबीजपत्री बीज है उसके अंदर भ्रूणपोष नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अरंडी का पौधा एक ऐसा पौधा है, कैस्टर का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिनके बीज में भ्रूणपोष पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है भ्रूण कोश के किस सिरे की ओर भ्रूण विकसित होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आपके। क्या कह रहा है, भ्रूण कोश के किस सिरे की ओर भ्रूण विकसित होता है। तो पहला दिया गया है बीजांड द्वारीय सिरे पर, दूसरा दिया गया है निभागीय सिरे पर, या बीजांड व्रंत में, या अंडाशय के बाहर। तो आपका यहां पे पहला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि जो भ्रूण कोश होता है, ये जो भ्रूण कोश होता है इसमें भ्रूण कहां विकसित होता है। तो आपने नीचे साइड देखा है अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका के साथ जब नर युग्मक संयोग करता है तो यहां पे क्या बन जाता है, जाइगोट। और ये वाला भाग कहां होता है, बीजांड के बीजांड द्वार सिरे की ओर होता है। ये देखिए यहां पे होता है बीजांड द्वार, तो बीजांड द्वार सिरे की ओर ही किसका निर्माण हो रहा है, जाइगोट का निर्माण हो रहा है, यानी कि भ्रूण का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको यहां पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब एक पौधे में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागण होता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है। तो पौधा हमारे पास एक ही है और एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागण की क्रिया हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। क्या बोलते हैं इसे हम, सजात पुष्पी परागण, या इंग्लिश में आप बोलेंगे तो इसे हम बोलते हैं जिटोनोगेमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है युग्मनज द्वारा, मतलब जो हमारा जाइगोट होता है, जाइगोट द्वारा किसी कायिक कोशिका से भ्रूण का बनना क्या कहलाता है। तो युग्मनज द्वारा किसी भी कायिक कोशिका से, अगर किसी कायिक कोशिका से भ्रूण बनती है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। क्या बोलते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, यानी कि अपस्थानिक भ्रूणता। तो किसी भी युग्मनज द्वारा अगर निर्मित किसी कायिक कोशिका से, किसी वेजिटेटिव सेल से अगर किसका निर्माण हो रहा है, भ्रूण का, यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो इसे हम बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। अगला क्वेश्चन है हमारा द्वितीयक केंद्रक के साथ नर युग्मक का संयुग्मन होता है। तो द्वितीयक केंद्रक के साथ देखिए जब नर युग्मक का संयुग्मन होता है यहां पे, तो ये प्रक्रिया किसमें होती है, मतलब द्वितीयक केंद्रक के साथ नर युग्मक का संयुग्मन जो होता है ये किसमें होगा, ये केवल और केवल द्विनिषेचन की प्रक्रिया में होगा। किसमें होगा, केवल और केवल द्विनिषेचन की प्रक्रिया में ही ऐसा होता है, क्योंकि द्विनिषेचन की प्रक्रिया में दो बार निषेचन होता है। जो एक निषेचन होगा उसमें तो पहला नर युग्मक किसके साथ मिलेगा, अंड कोशिका के साथ, और जाइगोट बना लेगा। लेकिन जो हमारा दूसरा नर युग्मक है वो द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करता है और फिर एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो यानी यहां पे पूछा गया कि द्वितीयक केंद्रक के साथ नर युग्मक का संयुग्मन होता है तो द्विनिषेचन के अंदर होता है। किसमें होता है, द्विनिषेचन के अंदर होता है। यह चीज आपको याद रखनी है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि पेरिस्पर्म क्या है। क्या पूछा गया है, पेरिस्पर्म क्या है। तो पेरिस्पर्म आपको याद रखना है कि जो बीजांडकाय होता है, बीजांडकाय का जो अवशेष बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं, या आप परिभ्रूणपोष भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां पे हमने आपको चैप्टर 1 के लगभग 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो इन 40 यानी कि 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। और आपको एक चीज देखने को और मिलेगी कि ये जो हमारा चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 का ये हमारा पार्ट 1 है। क्या है, ये हमारा पार्ट 1 है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने आपको 40 क्वेश्चन कराए हैं और पार्ट 2 जो आएगा उसमें भी हम आपको लगभग 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।